की प्रमुख सभ्यता या पुरातात्विक स्थल। इसके अंतर्गत अपन ने पहली सभ्यता देखी थी कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद अपनी दूसरी सभ्यता चढ़ती आहार सभ्यता। जो आहार सभ्यता है ना उदयपुर में स्थित है और जिस नदी के किनारे स्थित है ना ये आयड़ अथवा बेडच नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जब इसका उद्गम होता है उसे बोला जाता है आयड़ और जिस उदय सागर झील के बाद इसका नाम पड़ जाता है बेडच। और जो इसके उपनाम देखे थे अपन ने आहार संस्कृति, बनास संस्कृति, आघाटपुर। और इसके बाद यानी कि जो स्थानीय भाषा है उसमें इसे कहा जाता है दूलकोट अथवा दुलरकोट की सभ्यता, जिसका अर्थ होता है रेत का टीला अथवा मिट्टी का टीला। जो आहार सभ्यता थी एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यहां तक देख लिया था अपन ने, एक बार और रिवाइज करते हैं कल का। इसके बाद अपन ने देखा था जो आयड़ नदी है ना उदय सागर झील में पड़ने के बाद नदी बन जाती है, बेडच का रूप ले लेती है। यहां तक कंप्लीट। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन ने देखा था जो आहार सभ्यता है ना इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। जो इसका उत्खनन है ना 1953 से 56 ईस्वी के बीच आरसी मजूमदार और आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया गया था। यहां तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत। इसके बाद अपन ने जो इसका विस्तृत उत्खनन किया था ना वो किया था एच.डी. सांकलिया के द्वारा। इन्होंने इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा था। एच.डी. सांकलिया है ना इन्होंने इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा था। ताम्रयुगीन सभ्यता की जो संख्या दी जाती है ना वो दी जाती एच.डी. सांकलिया के द्वारा। जो इनके साथ एक साथी थे वो थे वीरेंद्र मिश्र। इनके जो साथ एक साथी थे ना वो थे वीरेंद्र मिश्र। यहां तक चले, यहां तक देख लिया था अपन ने। जो यहाँ पे आहार सभ्यता से जो क्या क्या चीजें मिले, साक्ष्य अथवा अवशेष यहां से लाल एवं काले मर्दमान मिले हैं। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। यानी इसके बाद देखा था जो यहां से है ना एक साथ 6 चूल्हे देखने को मिलते हैं। ये एक संयुक्त परिवार प्रथा भी यहां पर देखने को मिलती है। और ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ की जो सभ्यता थी ना एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहां से अनाज पीसने का पत्थर भी मिला है जो दिख रहा है आप सभी को, जिसे स्थानीय भाषा में या हारूती में बोला जाता है गट्टी। और ये ग्रामीण सभ्यता थी। यहां से यूनान की 6 मुद्राएं प्राप्त हुई और 3 मोहरे भी देखने को मिलती है आहार सभ्यता से। चले आगे की ओर। इसके बाद चल रहा था यानी कि जो उत्खनन हुआ ना आहार सभ्यता का वो हुआ है 3 स्तरों पर, जबकि कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 5 स्तरों पर। इसके प्रथम स्तर में जो हमें अवशेष मिले वो स्फटिक के अवशेष। इनसे जो स्फटिक एक पत्थर यानी कि कीमती पत्थर था जिसे औजार अथवा खिलौने बनाए जाते थे। ये हो गया प्रथम स्तर। इसके बाद दूसरा स्तर था जो यहाँ से जो उपकरण मिले हैं ना सेकंड स्तर से वो मिले तांबे के उपकरण, यानी तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, तांबे के औजार मिले हैं। और तीसरा था लौह उपकरण। तो तीसरी खुदाई की थी ना तीसरे स्तर पर, वहां से हमें लोहे की सामग्री मिली थी। यहां तक आप सबको कंप्लीट है। चले आगे की ओर। तो यहां से एक लेपिस लाजुली नामक पत्थर मिला है जो बहुत कीमती पत्थर था, जो मिलता है हमें आहार सभ्यता से। इसके बाद यहां से चक्रकूप जल निकालने की वैज्ञानिक विधि के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये मिलते हैं हमें आहार सभ्यता से। चले आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था यहां की जो टेराकोट अथवा मिट्टी का वृषभ अथवा बेल की आकृति मिली है जिसे संज्ञा दी गई बरासियन बुल की संज्ञा दी गई है, जिसे यानी कि आहार सभ्यता से जो यहाँ पे मिट्टी के अनाज रखने के जो पात्र मिले हैं ना उन्हें कोटे गोरे अथवा काले कोटे कहा गया है। वो मिले जो मिट्टी के बने हुए थे वो मिले आहार सभ्यता। आहार सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल है ओजियाना पड़ता है भीलवाड़ा में, बालातल पड़ता है उदयपुर में, गिलंड पड़ता है राजसमंद में। एक स्थल मिला है भगवानपुरा, ये भी आहार सभ्यता से संबंधित था। भगवानपुरा। एक था रोजड़ी। अभी हाल फिलहाल में 2023 में क्वेश्चन आया था 2022-23 में कि कौन सा स्थल आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो उनमें दिया था एक तो भगवानपुरा दिया था, रोजड़ी दिया था और दिया था गिलोंड। ये 3 दिए थे और चौथा जो नहीं है पूछा गया था इसको लेक्चरर एग्जाम में। तो आप सभी को क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। चले आगे की ओर। अब अपन देखते हैं आज की नई सभ्यता जो है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता आज का अपना नया टॉपिक है बेराट सभ्यता। जो बेराट सभ्यता है ना ये जयपुर में स्थित है।
जयपुर। यानी कि जो बेरहाट सभ्यता है इसको पहले विराटनगर भी कहा जाता था। बेरहाट को पहले विराटनगर भी कहा जाता था। जो सर्वप्रथम जो विराटनगर कहा था ना बेरहाट को, वो करने वाले थे हेनसांग। हेनसांग के द्वारा बेरहाट को विराटनगर की संज्ञा दी गई है। जो विराटनगर है ना पहले मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यानी कि जो विराटनगर राजधानी थी मत्स्य जनपद की, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, वो थी विराटनगर। यहां तक क्लियर है आप सभी को। चले आगे की ओर। अपन देखते हैं जो बेरहाट सभ्यता है ना वो स्थित है जयपुर में। इसे प्राचीन समय में या पहले कहा जाता था विराटनगर। जो विराटनगर नाम देने वाले थे ना वो नाम दिया था हेनसांग के द्वारा इसको। यहां तक क्लियर है आप सभी के। जो विराटनगर है ना प्राचीन समय में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। चले आगे की ओर। यानी कि जो बेरहाट सभ्यता है ना, इस जो बेरहाट सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई है, यानी कि बेरहाट सभ्यता बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है। कि यानी कि जो बेरहाट सभ्यता है वो स्थित है बाणगंगा नदी के किनारे, जिसे अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है। अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है, जिसे रुंटित नदी भी कहा जाता है, जिसे रुंटित नदी भी कहा जाता है। इसका एक नाम मिलता है ताला नदी, ताला नदी। यानी कि जो बेरहाट सभ्यता स्थित है वो जयपुर में स्थित है। जिस नदी के किनारे स्थित है वो है बाणगंगा नदी, अर्जुन की गंगा, जिसे रुंटित नदी भी कहा जाता है, और एक ताला नदी। यानी कि जो रुंटित नदी इसलिए कहा जाता है, ये जाकर पहले मिलती थी यमुना नदी में, फिर यमुना इसका जल लेके जाती थी बंगाल की खाड़ी में। तो अभी वर्तमान में ये भरतपुर के आसपास जाकर विलीन हो जाते, इसी कारण इसका नाम पड़ जाता है रुंटित नदी। यहां तक समझ में आया आप सभी को। अपन देख रहे थे बेरहाट सभ्यता। जो बेरहाट सभ्यता की खोज की ना वो की है 1936-37 में खोज। यानी कि बेरहाट सभ्यता की खोज हुई थी 1937। जो खोज करने वाले थे वो थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। साहनी के द्वारा बेरहाट सभ्यता की खोज की जाती है 1936-37 ईस्वी में। यहां तक समझ में आया कंप्लीट आप सभी को। 1936-37 ईस्वी में यानी कि जो बेरहाट सभ्यता की खोज की जाती है ना बच्चों, वो की जाती है दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 ईस्वी में। कंप्लीट यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि अपन देख रहे हैं बेरहाट सभ्यता जो जयपुर में स्थित है, जिस नदी के किनारे स्थित है वो है बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, रुंठित नदी, ताला नदी। जो बेरहाट सभ्यता की खोज की थी ना वो की थी दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 ईस्वी में। चले आगे की ओर। यहां तक कंप्लीट है सभी के, कोई डाउट? चलते आगे की ओर। जो इसका उत्खनन कर, जो बेरहाट सभ्यता का जो उत्खनन होता है ना, यानी कि उत्खनन बेरहाट सभ्यता का उत्खनन 1961-62 ईस्वी में किया जाता है। 1961-62 ईस्वी में जिसके द्वारा किया जाता है उनका नाम था नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी, और इनके एक साथी थे कैलाश नाथ दीक्षित, कैलाश नाथ दीक्षित। यानी कि जो बेरहाट सभ्यता है ना, आपने चल रही है बेरहाट सभ्यता, बेरहाट सभ्यता यानी कि जो बेरहाट सभ्यता का उत्खनन किया जाता है वो किया जाता है 1961-62 ईस्वी में नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा। जो यहाँ पर जो उत्खनन हुआ है ना वो हुआ है 3 पहाड़ियों पर।
बेरार सभ्यता में जो हमें उत्खनन देखने को मिलता है ये हुआ है 3 पहाड़ियों पर, यानी बेरार सभ्यता का उत्खनन होता है 3 पहाड़ियों पर, यानी कि जो बेरार सभ्यता का उत्खनन होता है वो होता है 3 पहाड़ियों पर, 3 पहाड़ियों पर, 3 पहाड़, यानी कि जो पहली पहाड़ी थी ना उसका नाम था बीजक डोंगरी, बीजक डोंगरी, और जो दूसरी पहाड़ी थी उसको कहा जाता है भीम डोंगरी, भीम डोंगरी। जो तीसरी पहाड़ी थी ना उसे नाम दिया गया है महादेव डोंगरी, महादेव अथवा गणेश डोंगरी। यानी अपन देख रहे हैं बेरार सभ्यता, यानी बेरार सभ्यता का उत्खनन होता है 1961। बेरार सभ्यता की खोज तो की जाती है 1936-37 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। जो इसका उत्खनन करते हैं 1961-62 ईस्वी में नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन किया था। जो उत्खनन होता है ना ये 3 पहाड़ियों पर होता है। पहली पहाड़ी थी बीजक की पहाड़ी या बीजक की डोंगरी, दूसरी थी भीम डोंगरी, तीसरी थी महादेव डोंगरी। यहां तक सभी के कंप्लीट है। चले आगे की ओर अपन देखते हैं पाली बीजक की डोंगरी से क्या क्या अवशेष मिले। चले आगे की ओर। बीजक की डोंगरी, बीजक की डोंगरी, यानी कि अपन देख रहे जो बेरार सभ्यता का उत्खनन होता है ना वो 3 पहाड़ियों पर होता है। तो जिसके अंतर्गत पहली पहाड़ी थी बीजक की डोंगरी, दूसरी थी भीम डोंगरी, तीसरी थी महादेव अथवा गणेश डोंगरी। तो अपन देख रहे हैं बीजक की डोंगरी। जो बीजक की डोंगरी है ना यहां से भाबरू शिलालेख, भाबरू शिलालेख प्रथम मिला है। यानी कि बीजक की डोंगरी से जो शिलालेख मिला है वो मिला है भाबरू शिलालेख फर्स्ट। जो भाबरू शिलालेख खोजने वाले थे ना वो खोजा गया था 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जो खोजने वाले थे ना भाबरू शिलालेख वो खोजने वाले थे कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट के द्वारा भाबरू शिलालेख खोजा गया था 1837 ईस्वी में। जो भाबरू शिलालेख है इसे अशोक का शिलालेख भी कहा जाता है, इसे अशोक का शिलालेख भी, अशोक का शिलालेख भी कहा जाता है। यानी कि अपन देख रहे हैं पहली डोंगरी बीजक की डोंगरी, यहां से भाबरू शिलालेख फर्स्ट मिला है जिसे अशोक का शिलालेख भी कहा जाता है, जिसको खोजने वाले थे 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट। जो भाबरू शिलालेख है ना वो 1840 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया था। कहां पे रखा गया था? कलकत्ता संग्रहालय में। यानी कि जो भाबरू शिलालेख मिलता है ना वो मिलता है 1837 ईस्वी में, वो मिलता है कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा जाता है, जिसे अशोक का शिलालेख भी कहा जाता है और जो 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया था। इसको देख के अशोक के बौद्ध धर्म में अपनाने का साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि भाबरू शिलालेख को देखकर अशोक का जो राजधर्म बताया जाता है ना वो बताया जाता है बौद्ध धर्म। अशोक का राजधर्म जो बताया जाता है ना इसको देखकर वो बताया जाता है बौद्ध धर्म। जो इसमें भाबरू शिलालेख में लिखा गया है अशोक के बारे में
कि इसने भाब्रू शिलालेख के तहत गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो लगाया गया था अशोक के द्वारा, यानी कि गो हत्या पर प्रतिबंध, गो हत्या पर प्रतिबंध ये मिलता है हमें भाब्रू शिलालेख से, उल्लेख मिलता है कि अशोक के द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। यहां तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित संघ आदि का उल्लेख भी मिलता है, वो मिलता है बेरार सभ्यता से। बौद्ध धर्म से संबंधित संबंधित संघ बुद्ध आदि का उल्लेख, यानी कि बौद्ध धर्म के अवशेष भी यहां से मिलता है। यहां से एक बुद्ध धम्म संघ, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ के उल्लेख भी बेरार सभ्यता से, बुद्ध धम्म संघ के उल्लेख भी हमें जो मिलते हैं ना, वो मिलते हैं बेरार सभ्यता से। बुद्ध धम्म और संघ के उल्लेख जो हमें मिलता है ना, वो मिलता है बेरार सभ्यता से। यहां तक समझ में आया आप सभी की? यानी कि बीजक डोंगरी से यहाँ के जो लोग हैं ना, उनके शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होने के साक्ष्य भी मिलते हैं। जो यहाँ के लोग थे या यहाँ के जो लोग निवास करते थे ना, वो इसके आधार पर शाकाहारी वह मांसाहारी होने का पता भी चलता है। यानी कि बेरार सभ्यता के जो लोग थे ना, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, दोनों प्रकार के थे। यहां तक समझ में आया आप सभी को? चले आगे की ओर। यहां से एक सूती कपड़े का वस्त्र मिला है, यानी कि जो बेरार सभ्यता है, यहां से सूती कपड़े का वस्त्र मिला है। यहां से हमें जो मिलता है ना, वो मिलता है सूती कपड़े का वस्त्र, सूती कपड़े का वस्त्र मिला है, जिसमें कुल 36 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। यानी कि जो सूती कपड़े का वस्त्र मिला, इसमें कुल 36 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। जो 28 तो, जिनमें से 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों से संबंधित हैं और 8 पंचमार्क सिक्के हैं। जो 8 है ना, वो है पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के। यानी कि जो बेरार सभ्यता है ना, यहां से एक वस्त्र में लिपटी हुई, सूती वस्त्र में लिपटी हुई कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 28 तो इंडो ग्रीक शासकों की है और 8 इनमें पंचमार्क सिक्के मिले जो यूनान से संबंधित हैं। चले आगे की ओर। जो 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं, जो 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिले, जिनमें से 16 मुद्राएं राजा मिनांडर से संबंधित हैं। यानी कि जो 16 मुद्राएं हैं, वो है राजा मिनांडर से संबंधित, राजा मिनांडर से संबंधित। यानी कि कुल 28 में से 16 तो अकेले राजा मिनांडर से संबंधित हैं।
संबंधित यहां तक समझ में आया आप सभी को। यानी कि कुल एक वस्त्र में लिपटा, सूती वस्त्र में लिपटी हुई जो मुद्राएं मिलती है ना, वो मिलती है 36, जिसमें से 28 तो इंडो ग्रीक शास्त्र से संबंधित है और 8 पंचमार्ग सिक्के। यानी जो 28 में से 16 तो कुल अकेले मीनांडर से संबंधित हैं। यानी कि जो वहां राजा मीनांडर था इंडो ग्रीक शासक, उससे संबंधित है कुल 16 मुद्राएं। यहां तक समझ में आया आप सभी के कंप्लीट। चले आगे की ओर। जो बेरार सभ्यता, ये भाब्रू शिलालेख मिला है ना, भाब्रू शिलालेख, जो इसका लिथोग्राफ है ना, लिथोग्राफ कैप्टन कटई के द्वारा तैयार किया गया था। यहां तक समझ में आया। जो इसका लिथोग्राफ वो तैयार किया गया था कैप्टन कतई के द्वारा। यहां तक यानी कि बेरार सभ्यता मौर्य वंश से संबंधित जानकारी भी हमें मिलती है। यानी कि जो मौर्य वंश है ना, उससे संबंधित मौर्य वंश से संबंधित जो जानकारी मिलती है, संबंधित जानकारी यानी मौर्य वंश से संबंधित जानकारी भी हमें बेरार सभ्यता से मिलती है। यहां तक कंप्लीट है आप सभी को, कोई दिक्कत। चले आगे की ओर। और जो भाब्रू शिलालेख मिला है ना, इसकी लिपि है ना, वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि यानी कि जो भाब्रू शिलालेख फर्स्ट मिला है ना, उसकी खोज 1836 में कैप्टन भट्ट के द्वारा की जाती है। जो इसकी लिपि है ना, ये है ब्राह्मी लिपि। यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत। चले आगे की ओर। यानी इसके बाद अपन ने पहली वो डूंगरी चल रही थी अपने बीजक डूंगरी, बीजक। चले आगे की ओर। अब अपन देखते हैं भीम डूंगरी। अपने दूसरी डूंगरी चलेगी भीम डूंगरी। भीम डूंगरी। यहां तक समझ में आया बच्चों आपके? चलते थोड़ा एक सेकेंड। यहां तक कंप्लीट है ना। अपने चल रही थी बेरार सभ्यता। बेरार सभ्यता का जो उत्खनन होता है ना, वो होता है 3 पहाड़ी ऊपर, जिसके अंतर्गत पहली थी बीजक की पहाड़ी, दूसरी थी भीम डूंगरी, तीसरी थी महादेव अथवा गणेश डूंगरी। चले आगे कंप्लीट, एक बार रिवाइज करो। चले आगे की ओर। यानी अपन चल रही थी दूसरी डूंगरी भीम डूंगरी। यहां से भीम सागर, भीम तालाब के अवशेष मिलते हैं। भीम तालाब को भीम सागर भी कहा गया है। यानी कि जो भीम तालाब था उसे भीम सागर भी कहा गया है, भीम सागर भी कहा गया। यानी कि बीजक की डूंगरी से हमें भाब्रू शिलालेख फर्स्ट मिलता है, और जो भीम की डूंगरी है इससे जो हमें शिलालेख मिलता है ना, भाब्रू शिलालेख सेकंड मिलता है यहां से। यानी कि जो यहां से मिलता है भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख सेकंड मिलता है। फर्स्ट तो मिलता है बीजक की डूंगरी से, दूसरा मिलता है भीम डूंगरी से। जो दूसरा है मतलब भाब्रू शिलालेख सेकंड जो मिलता है भीम डूंगरी से। यहां तक कंप्लीट है। यानी कि जो भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी ना, वो की गई थी कार्लाइल के द्वारा, कार्लाइल के द्वारा। इसके आधार पर जो भाब्रू शिलालेख सेकंड मिलता है, ये मिलता है, इसकी खोज की थी कार्लाइल के द्वारा। यानी कि जो भीम डूंगरी है, यहां से अवशेष मिलते हैं कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय
यहीं से बिताया था, यानी कि जो अपना अज्ञातवास का समय था ना, पांडवों ने यहीं बिताया था, यानी कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय, अज्ञातवास का समय यही बिताया था, यानी कि जो अज्ञातवास था ना पांडवों का, तो वो यही बिताया था भीम डोंगरी अथवा बेराट सभ्यता में। यानी कि यहाँ के राजा उस समय थे विराट, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह भी पांडवों के साथ किया गया था। जो विराट है ना, यहाँ के राजा विराट, राजा विराट की पुत्री का विवाह, यानी कि जो राजा विराट थे उनकी पुत्री का नाम मिलता है उत्तरा, उसका विवाह भी पांडवों से यही किया गया था। यहां तक कंप्लीट है। चले आगे की ओर, यानी कि अपन ने 2 डोंगरी, बीजे की डोंगरी देख ली, भीम डोंगरी देख ली, अब तीसरी बचते महादेव डोंगरी अथवा गणेश डोंगरी। चले आगे की ओर, महादेव अथवा गणेश डोंगरी। यहां से अकबर कालीन जैन मंदिर के अवशेष मिलते हैं। जो अकबर है ना, अकबर शासक बनता है 1556 ईस्वी में, रहता है 1605 ईस्वी, यानी अकबर कालीन जैन मंदिर के अवशेष मिलते हैं महादेव अथवा गणेश डोंगरी से। अकबर कालीन जैन मंदिर के अवशेष, जैन मंदिर के अवशेष मिलते हैं, वो मिलते हैं महादेव अथवा गणेश डोंगरी से। ये थी आपकी बेराट सभ्यता। समझ में आया? आपके कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एक बार और रिवाइज करते हैं, अपन स्टार्टिंग से लेते हैं। अपन ने देखा था आज बेराट सभ्यता, एक बार रिवाइज करते हैं अपन बेराट सभ्यता। यानी कि बेराट सभ्यता जो ही जयपुर में स्थित है। बेराट को प्राचीन समय में विराट नगर बोला जाता था, जो मत्स्य जनपद की राजधानी था। जो विराट नगर नाम दिया है ना, यहाँ पे एक अंग्रेज आता था एनसांगो में, उसके द्वारा इसे नाम दिया गया था विराट नगर। जो बेराट सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई है वो है बाणगंगा, अथवा उसे अर्जुन की गंगा, अथवा उसे ताला नदी अथवा रुंडित नदी भी कहा जाता है, जिसके किनारे बेराट सभ्यता विकसित हुई है अपनी। इसके बाद अपन ने देखा था जो बेराट सभ्यता की खोज 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यहां तक कंप्लीट। चले आगे की ओर, एक बार चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था जो बेराट सभ्यता का उत्खनन हुआ था ना, वो हुआ था 1961 से 1962 ईस्वी के मध्य। कुछ जगह 62-63 भी आ सकता है, ध्यान रखना। यानी कि जो उत्खनन करने वाले थे वो थे नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा बेराट सभ्यता का उत्खनन किया गया था। जो उत्खनन हुआ था ना, वो यहाँ पर 3 पहाड़ियों पर हुआ था। पहली थी बीजे की डोंगरी, दूसरी थी भीम डोंगरी, तीसरी थी महादेव अथवा गणेश डोंगरी। यहाँ तक कंप्लीट। कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चले आगे की ओर। यहाँ तक कंप्लीट है। चलते हैं आगे की ओर। यानी कि अपन ने इसके बाद देखा था बीजक की डोंगरी। जो बीजक की डोंगरी इसी यहाँ से भाब्रू शिलालेख स्पष्ट मिला है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन भट्ट के द्वारा की गई थी। कंप्लीट यहाँ तक। और जो भाब्रू शिलालेख है उसे अशोक का शिलालेख भी कहा जाता है। यानी कि जो अशोक है मौर्य वंश का शासक था, अथवा मौर्य वंश से संबंधित जानकारी वो भी मिलती है बेराट सभ्यता से अथवा बीजक की डोंगरी से। यहां तक समझ में आया? जो अशोक का राजधर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है अशोक के द्वारा। जो भाब्रू शिलालेख है ये बताता है कि हमें कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। भाब्रू शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक कंप्लीट है। जो भाब्रू शिलालेख 1836 ईस्वी में कैप्टन भट्ट के द्वारा खोजा गया था, उसे 1840 ईस्वी में कोलकाता या कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था यहां से बौद्ध धर्म से संबंधित संग धम बुद्ध के अवशेष मिलते हैं या बुद्ध के साक्ष्य मिलते हैं। ये मिलते हैं बीजक की पहाड़ी अथवा बीजक की डोंगरी से।
यहाँ के जो लोग थे ना, ये दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी देखने को मिलते हैं। यहाँ से सूती कपड़े का वस्त्र मिला है, यानी कि सूती कपड़े का जो फर्स्ट वस्त्र मिला है ना, वो तो मिला है बेरार सभ्यता से। इसके अलावा जो सूती कपड़े का वस्त्र मिलता है ना, वो मिलता है दूसरी सभ्यता है, सेकंड सभ्यता है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता से भी सूती वस्त्र का उल्लेख मिलता है। जो बालाथल सभ्यता स्थित है, ये है उदयपुर में स्थित है। जो सूती वस्त्र मिलता है उसमें कुल 36 मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिसमें 28 तो इंडो ग्रीक शासकों से संबंधित है और 8 पंचमार्क सिक्के हैं। यहां तक कंप्लीट, कोई डाउट? चले आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था जो बीजे की डोंगरी से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उसमें से 28 इंडो ग्रीक शासकों, जो 28 में से 16 मुद्राएं तो अकेले राजा मिनांडर से संबंधित थी। और जो भावरुशिला लेख 1837 ईस्वी में कैप्टन भट्ट के द्वारा खोजा गया है, जो उसका लिथोग्राफ किया गया था ना, वो किया गया था कैप्टन कतई के द्वारा। यहां से मौर्य वंश से संबंधित जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। और जो भावरुशिला लेख मिला है ना, इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। यहां तक कोई डाउट? चले आगे की ओर। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद अपन ने देखा था दूसरी डोंगरी थी, यानी कि फर्स्ट डोंगरी होगी बीजक की डोंगरी। इसके बाद दूसरी थी भीम डोंगरी अथवा भीम पहाड़। यहां से भीम सागर अथवा भीम तालाब के अवशेष मिले। यहां से भाब्रू शिलालेख सेकंड के अवशेष, भाब्रू शिलालेख खोजा गया, वो खोजा गया था कार्लाइल के द्वारा। यहाँ पर जो भीम डोंगरी अथवा बेराट की सभ्यता है, वहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया था। उस समय जो वहां के राजा थे वो थे विराट। तो विराट की पुत्री उत्तरा थी, उससे विवाह करवाया था पांडवों के जो पुत्र थे अभिमन्यु, उनका विवाह करवाया जाता है राजा विराट के द्वारा। यहां तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था लास्ट महादेव डोंगरी अथवा गणेश डोंगरी, यानी कि जो महादेव डोंगरी अथवा गणेश डोंगरी, यहां से अकबर कालीन जैन मंदिर के अवशेष मिलते हैं। दोस्तों समझ में आई बच्चों? आपकी कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे की क्लास अपन कल देखेंगे। यहां तक समझ में आए आप सभी को? धन्यवाद आप सभी का।